लंदन से आया दामाद। मम्मा आप एक बार मिलकर तो देखिए, रोज बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ मेरी कंपेटेबिलिटी मैच होती है, मुझे उसके साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है मॉम। देख बेटा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले, हमारे घर में कोई अंग्रेजन बहू बनकर नहीं आएगी। हम लंदन में रहने के लिए जरूर आ गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यहाँ रहकर हम पूरे अंग्रेज हो जाएं। एक गोरी शादी करके घर में आएगी तो हमारे घर के रीति रिवाज परंपराएं, जिन्हें मैं आज तक अपने साथ लेकर चल रही हूँ, सब खत्म हो जाएगा। देख बेटा, हमारे यहाँ शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, दो परिवारों की होती है। घर में जो बहू आती है ना, वही अगली पीढ़ी को अच्छे संस्कार, अपने खानदान के रीति रिवाज और परंपराओं से जोड़ती है। अब अगर दूसरे देश की लड़की को दुल्हन बनाकर ले आएंगे तो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर तो हमारी पीढ़ी के साथ ही खत्म हो जाएगा। वो तो आने वाली पीढ़ी को अपना ये फिरंगी कल्चर ही सिखाएगी ना। देख बेटा, तेरे प्यार के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन एक बहू का रिश्ता सिर्फ बेटे से नहीं होता, पूरे परिवार की जरूरी कड़ी होती है वो। मम्मा आपकी यही दकियानुसी बातें मेरी समझ से बाहर है। अरे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप ये समाज संस्कृति की बातें कर रही हैं। अगर ऐसी बात है तो आप क्यों लेकर आए मुझे लंदन? रहते इंडिया में, फिर मैं भी खुशी खुशी इंडियन लड़की से शादी कर लेता। बेटा ऐसा है ना, तेरे पापा ने बहुत मेहनत करके ये बिजनेस खड़ा किया है। लंदन में आकर बिजनेस खड़ा करने और पैसे कमाने के लिए हमने अपना घर, देश, परिवार सब पीछे छोड़ दिया। और तुझे क्या लग रहा है कि तेरी शादी किसी फिरंगी लड़की से करके मैं अपनी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दूंगी? मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि हमारे परिवार की परंपरा को एक हिंदुस्तानी लड़की ही आगे लेकर जाएगी। कान खोल कर सुन ले मेरी बात, तेरी रोज चाहे जितनी संस्कारी हो, लेकिन एक भारतीय लड़की का उसके साथ कोई मुकाबला नहीं। समझदारी इसी में है कि तू उसे गुड बाय कर दे। हम तेरे लिए हिंदुस्तान से एक पढ़ी लिखी सुंदर सुशील लड़की लेकर आएंगे। और बेटा, हिंदुस्तानी लड़कियां किसी से कम नहीं होती। एजुकेशन, खूबसूरती, संस्कार, हर मामले में इन विदेशी लड़कियों से आगे है हमारी इंडियन लड़कियां। होगी मम्मा, पर मैं यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। और जब मुझे रोज पसंद है तो मैं किसी इंडियन लड़की की बात बीच में क्यों लाऊं? मुझे नहीं देखनी कोई इंडियन लड़की। मैं पिछले 20 सालों से लंदन में रह रहा हूँ और अब लंदन ही मेरा घर है। जिस इंडिया को मैंने देखा नहीं, जाना नहीं, वहां का कल्चर मुझ पर जबरदस्ती मत थोपो। ठीक है बेटा, तू एडल्ट हो गया है, लंदन में पला बड़ा है, तो लंदन का एक और कानून तो पता होगा ही तुझे। 18 साल के बाद माँ बाप बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर नहीं होते। यह हिंदुस्तान नहीं है कि जीवन भर बाप बेटे को बिठाकर खिलाएगा। अगर तू अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान नहीं कर सकता तो माफ करना, हम भी इस पूरी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी तेरे हाथ में नहीं दे सकते। मम्मा, ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग हुई। अब सीधा सीधा मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। पिछले 5 सालों से पापा की कंपनी में दिन रात मेहनत कर रहा हूं मैं। ऐसे कैसे आप मुझे पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकती हो? देख बेटा, जो तेरी माँ कह रही है वो बिल्कुल सही है। और एक बार हमारे कहने से तू हिंदुस्तानी लड़की से मिल तो सही, तो अपने आप फिरंगी लड़कियों को भूल जाएगा। अभिषेक पम्मी और दिलशाद का इकलौता बेटा था। 20 साल पहले पंजाब छोड़कर दोनों लंदन में आकर बस गए थे। दिलशाद और पम्मी ने दिन रात मेहनत करके लंदन में अपना एक बिजनेस सेटअप कर लिया था और आज उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। बेटे अभिषेक को भी उन्होंने अच्छी परवरिश दी थी, लेकिन इतने सालों से लंदन में रहने के कारण अभिषेक पूरी तरह से अंग्रेज हो गया था। हिंदुस्तान की परंपरा, संस्कृति अब पीछे छूट गई थी और इसी बात की दिलशाद और पम्मी को सबसे ज्यादा चिंता थी कि कहीं उनके बेटे के दिल से हिंदुस्तान हमेशा के लिए खत्म न हो जाए। पम्मी तो चिंता मत कर, मैंने पंजाब में अपने एक दोस्त के यहाँ इसकी शादी की बात चलाई है। अरे लड़की इतनी खूबसूरत है कि पंजाब की बड़ी बड़ी हीरोइन फेल है इसके आगे। भूरी आंखें, लंबे काले बाल, जब पटियाला सूट पहनकर उसके सामने आएगी ना, तो इन भूरे बाल वाली फिरंगनों की तस्वीर ही मिट जाएगी हमारे पुत्र की आंखों से। एक बात बताओ जी, लड़की पढ़ी लिखी तो है ना? आपको तो पता ही है विदेश में क्या रह लिया, इससे अब हिंदुस्तान का हर इंसान देहाती गवार नजर आने लगा है। मैं चाहती हूं कि हम इसके लिए ऐसी लड़की पसंद करें जिससे मिलकर इसके मन के सारे डाउट ही दूर हो जाए। अरे तो चिंता ना कर, लड़की ने MBA किया हुआ है और अच्छी कंपनी में नौकरी भी करती है। तेरे पुत्र के पास ना कहने का कोई कारण ही नहीं होगा। ऐसे पटर पटर अंग्रेजी बोलती है, तू तो देखते रह जाएगी। बड़ी अच्छी बात कही जी आपने। मैं तो कहती हूँ अब देर मत करो, फटाफट अपने अभिषेक की फोटो भेजो। उन्हें भी हमारा अभिषेक पसंद आ जाए तो हम लोग पंजाब की फ्लाइट लेकर सीधा लड़की वालों के घर चलते हैं। दूसरी तरफ नताशा के घर वालों को जब अभिषेक के बारे में पता चला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा।
इंडिया में वैसे भी एनआरआई लड़कों का एक अलग ही क्रेज है, और जब नताशा को ये पता चला कि लड़के की पूरी फैमिली लंदन में सेटल है, तो उसकी तरफ से भी ना कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। अभिषेक के इंडिया आने पर, बहुत सुंदर है जी आपका बेटा, पढ़ा लिखा है, दोनों बच्चों की पर्सनालिटी भी बिल्कुल ऐसी है, ऐसा लगता है एक दूसरे के लिए बनाया है ऊपर वाले ने। हमें तो रिश्ता बहुत पसंद आया। अब एक बार बच्चे भी आपस में मिलकर सब ओके कर दे तो हम बात आगे बढ़ाएं। हाँ पापा, वैसे तो मुझे भी लड़का पसंद है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता लंदन में रहकर भी अभिषेक कुछ सहमा सा है? उसके चेहरे पर कोई खुशी, एक्साइटमेंट जैसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा, बस अपनी पेरेंट्स की हाँ में हाँ मिला रहा है। बेटा ऐसा नहीं है, पहली बार इंडिया आया है, समझ नहीं पा रहा होगा कि क्या कहे। बाकी लंदन में रहने वाला बच्चा किसी के दबाव में आकर शादी करेगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। बात तो सही है, लंदन में हमारे देश जैसा माहौल थोड़ी ना है कि माँ बाप की पसंद से शादी होगी। पूरी तसल्ली करने के बाद आखिर में अभिषेक की शादी नताशा के साथ फिक्स हो जाती है और 15 दिन में शादी करके नताशा लंदन पहुंच जाती है। शादी के बाद, बेटा हम सारी जिंदगी से यहीं रह रहे हैं, बहुत लोगों के साथ उठना बैठना है अपना, इसीलिए हम यहाँ पर रिसेप्शन पार्टी करेंगे, तुम तैयारी कर लेना। जी मम्मी जी। शाम के समय रिसेप्शन पार्टी शुरू हो गई थी। अभिषेक के दोस्त पार्टी में पहुंच चुके थे। जैसे ही दुल्हन की एंट्री होती है, अभिषेक के दोस्त आकर उसे हग और किस करके विश करने लगते हैं, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। अभी तुमने देखा तुम्हारे दोस्त ये क्या कर रहे हैं? प्लीज रोको ना इन्हें। अरे विश कर रहे हैं नताशा, और क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है वो तुम्हें बैड टच करेंगे? प्लीज, हमारे यहाँ शादी में बधाई ऐसे नहीं दी जाती। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और कोई भी आकर मुझसे लिपट रहा है और तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं। कैसे पति हो तुम? नताशा गुस्से में पार्टी छोड़कर चली जाती है। अभिषेक क्या हुआ नताशा को? मुझसे क्या पूछ रही हो आप? जाकर अपनी गंवार बहू से पूछो। बहुत गर्व था ना आपको उस पर, पहले दिन ही तमाशा करके चली गई वो। लिखवा लो मॉम, वो 1 महीना भी नहीं टिकेगी यहाँ के तौर तरीके सीखने में आधी उम्र बीत जाएगी उसकी। अरे चुप कर तू, वो पत्नी है तेरी, तेरा फर्ज बनता है उसे कंफर्टेबल फील कराना। नई जगह आई है, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, और तू उसे ही अनाप शनाप बोल रहा है। पम्मी जाकर बहू को समझाती है और वापस पार्टी में लेकर आती है, लेकिन अभी थोड़ा खफा सा नजर आने लगा था। वैसे तो बहू नताशा पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी लंदन के खुले माहौल में एडजस्ट करने में उसे काफी परेशानी हो रही थी। अरे बेटा, आज तो तुझे बहू को लेकर डिनर पर जाना था, फिर ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठा है? मम्मी आपको पता है ना, आपकी बहू कहीं ले जाने लायक ही नहीं है। जैसे उसने रिसेप्शन पार्टी में तमाशा किया, वहां जाकर भी ऐसा ही तमाशा क्रिएट करेगी। इसीलिए आपसे कहता था मुझे मेरी पसंद की लड़की से शादी करने दो। लेकिन आपको तो इंडियन लड़की का भूत सवार था। मेरी जिंदगी खराब करके खुश तो हो गई होगी आप। देख अभिषेक, तू मेरा बेटा है, तेरी जिंदगी खराब करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। आज नहीं तो कल तुझे इस बात का एहसास जरूर होगा कि हम दोनों ने तुम्हारे लिए जो निर्णय लिया वो सही था। कोई गांव की देहाती गवार नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है वो। मैं उसे समझाऊंगी, कोई तमाशा नहीं क्रिएट करेगी। सास पम्मी नताशा को तैयार करके बेटे अभिषेक और उसके दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए भेज देती है। नताशा और अभिषेक एक क्लब में पहुंचते हैं, जहां पर अभिषेक अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगता है। नताशा देखती है कि अभिषेक की फ्रेंड्स भी उसके साथ बैठकर ड्रिंक कर रही हैं। कुछ देर बाद सभी लोग डांस करने लगते हैं। लगता है अभिषेक को तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, दूसरी लड़कियों के साथ मजे से डांस कर रहा है। नताशा अभी परेशान सी कोने में बैठी थी, तभी अभिषेक का दोस्त रितेश आकर नताशा का हाथ पकड़कर उसे भी डांस करने के लिए ले जाता है। क्या कर रहे हो आप? हाँ, आप लोग डांस करिए, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। नताशा के विरोध करने पर अभिषेक का फ्रेंड उसका हाथ छोड़कर चला जाता है। नताशा, मैंने घर पर ही कहा था ना, कोई सीन क्रिएट मत करना। अरे ये तुम्हारा जालंधर का छोटा सा गांव नहीं है, लंदन है, और यहाँ पर शादीशुदा लड़कियां सर पर पल्लू डालकर सबके पांव नहीं छूती। अब जब लंदन आ ही गई हो तो यहाँ के तौर तरीकों में जीना सीखो। मेरे दोस्त कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है। हमारी शादी की खुशी में तुम्हारे साथ उसने डिनर पर बुलाया है। खाओ पियो, मुस्कुराओ, डांस करो, बुराई क्या इसमें? अभिषेक की बातों का नताशा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप घर लौट आती है। अगले दिन सुबह नताशा रसोई में जाती है। मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनेगा? बेटा अब ये इंडिया तो है नहीं, यहाँ पर खाना बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी कोई वेस्ट नहीं करता। कुछ भी हल्का फुल्का खा लेंगे।
हम लोग तो ज्यादातर ब्रेड और आमलेट ही खा लेते हैं। मम्मी जी, अब मैं आ गई हूं ना, अब आप लोगों को यह हल्का फुल्का रूखा सूखा खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सबके खाने पीने का पूरा ख्याल रखूंगी। कुछ देर बाद अभिषेक तैयार होकर हॉल में आता है तो देखता है आज उसकी पत्नी नताशा ने इंडियन लड़कियों की तरह सलवार सूट नहीं बल्कि जींस टॉप पहन रखा है। पत्नी में बदलाव को देखकर अभिषेक को अच्छा महसूस होता है। इंडियन फूड पसंद है ना आपको? तो आज मैंने इंडियन स्टाइल का ही नाश्ता बनाया है, लेकिन फिर भी आप अपनी चॉइस बता दीजिए, मैं कल से आपकी पसंद का खाना बनाने की कोशिश करूंगी। देखो नताशा, मेरे लिए खाना और नाश्ता बनाने में अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी खा लेता हूँ। अभिषेक, आप मेरे पति हैं और हमारे यहाँ पति को अपने हाथों से परोसकर खाना खिलाना बोझ नहीं होता। हर पत्नी को खुशी मिलती है जब वो अपने परिवार को अपने हाथों से पकाकर खाना खिलाती है। आप तो बस मुझे अपनी पसंद बता दीजिए, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। अभिषेक बेटा, शाम को थोड़ा जल्दी आना, नताशा को कहीं बाहर ले जाना, उसे अपना शहर दिखाओ, तभी तो धीरे धीरे यहाँ के तौर तरीके सीखेगी ना। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। शाम को अभिषेक घर पहुंचता है तो देखता है नताशा आज वेस्टर्न ड्रेस पहनकर तैयार हुई है। न आज उसके माथे पर बिंदी थी, न ही सलवार सूट पहना हुआ था। अभिषेक को आज नताशा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी। तुम तैयार हो तो चले? आपके लिए कॉफी और स्नैक्स बनाकर रखे हैं, आप पहले नाश्ता कर लो, तब तक आपका फ्रेंड रितेश और मोना भी आ जाएंगे, फिर हम लोग साथ में घूमने चलेंगे। तुमने रितेश को इनवाइट किया? मुझे लगा उस दिन क्लब में रितेश को काफी बुरा लगा होगा जब मैंने डांस के समय उसका हाथ झटक दिया था। सॉरी बोल दूंगी और इसी बहाने थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी। तुम सब कुछ सही करने के लिए एफर्ट कर रही हो, मुझे अच्छा लगा। आपको भी सॉरी बोलना था, मैंने आपको और आपके दोस्तों को बहुत गलत समझा। वो हमारे जालंधर में ऐसी किसी भी पराये लड़की या लड़की को टच करना अच्छा नहीं माना जाता ना, तो वैसी ही सोच हो गई है। फिर यहाँ पर आने के बाद मम्मी जी ने समझाया कि यहाँ पर लोगों की सोच अलग है, दोस्त एक दूसरे के गले मिल सकते हैं, साथ में डांस भी कर सकते हैं और उसको यहाँ गलत नहीं माना जाता। मम्मी जी की बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। पत्नी की बातें सुनने के बाद अभिषेक मुस्कुराने लगता है। और सुनो, अब बाहर जा रहे हैं तो डिनर बाहर ही करके आएंगे। तुमने आलू के पराठे बनाकर तो नहीं रख दी ना मेरे लिए? वैसे भी मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हें मेरे खाने का कुछ ज्यादा ही ख्याल रहता है। बिल्कुल नहीं, आज तो मैं आपके साथ आपका विदेशी डिनर ही करूंगी, फिर कल सुबह आप मेरा देसी नाश्ता कर लेना, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। ये देखो, रितेश और मोना भी आ गया। अभिषेक का दोस्त रितेश नताशा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ दिन पहले हुई पार्टी वाली घटना याद आ जाती है और वो रुक जाता है। लगता है रितेश को मेरा उस दिन का बिहेवियर याद आ गया, इसलिए बेचारा मेरे नजदीक आने से भी डर रहा है। नताशा आगे बढ़कर खुद रितेश और मोना को हक करती है और हॉल में बैठने के लिए कहती है। कॉफी या चाय? आप तो इंडियन हो, चाय भी पसंद करते होंगे ना? भाभी, मैं भाभी बुला सकता हूँ ना आपको? बिल्कुल, जो आपको पसंद हो वो आप बुला सकते हो। भाभी, यार लंदन में ना हर कोई शोबाजी में कॉफी ऑफर करता है, बड़े दिनों बाद कोई चाय पूछने वाला बंदा मिला है। आप तो ऐसा करो, अदरक वाली चाय बनाकर पिला दो, जालंधर वाली स्पेशल। एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे? लस्सी और आलू के पराठे जिस दिन भी बनाओगे ना, मुझे जरूर याद कर लेना। जालंधर गए हुए तो कई कई साल बीत जाते हैं, और मेरी अंग्रेज बीवी, इसे आलू के पराठे बनाने आते ही नहीं तो बंदा करे तो क्या करे। कम ऑन रितेश, मैं अंग्रेज नहीं हूँ, लेकिन अब इसमें मेरी क्या गलती? मेरी मॉम पिछले 15 सालों से लंदन में रह रही है, अब तो मेरी मॉम को भी नहीं आते ढंग से आलू के पराठे बनाने, मुझे कहाँ से आएंगे? तभी तो कहते हैं भाई, बंदे को ना इंडियन लड़की से शादी करनी चाहिए। मैं तो डुप्लीकेट इंडियन के चक्कर में फंस गया, लेकिन तुझे मिली है ओरिजिनल इंडियन बीवी। सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, आलू के पराठे तो लस्सी सब बनाना आता है भाभी जी को। सोच सोच के मेरे तो मुंह में पानी आ गया भाई। मोना देख लो, अब रितेश को तुम्हारे इंडियन होने पर भी शक होने लगा है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो रितेश, अगर मोना चाहे तो मैं उसे सब बनाना सिखा सकती हूँ, और अगर मोना तुम्हारा खाना बनाने में इंटरेस्ट ना भी होना तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। जब भी आपको इंडियन फूड खाने का मन करे, बिना सोचे आप यहाँ चले आना, मैं खिलाऊंगी आपको। नताशा का अभिषेक के दोस्तों के लिए इतना प्यार और अपनापन देखकर अभिषेक को अपने मम्मी पापा की पसंद पर गर्व महसूस हो रहा था। रितेश और मोना को चाय पिलाने के बाद वो लोग घूमने के लिए निकलने लगते हैं।
अरे नताशा, ये वेस्टर्न ड्रेस तो पहन ली तुमने, और ये हाथों में से लाल चूड़ा नहीं निकाला? अभिषेक, आपकी खुशी के लिए मैंने आपकी कल्चर को तो अपना लिया, लेकिन ये लाल चूड़ा ये मेरे देश की संस्कृति है, इसे नहीं छोड़ सकती। दोनों को साथ लेकर चलेंगे अब। 1 साल तक ये चूड़ा मुझसे अलग नहीं हो सकता। नताशा की एक एक बात अभिषेक के दिल पर गहरा असर कर रही थी। गुजरते वक्त के साथ नताशा और अभिषेक के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। नताशा ने अभिषेक के विदेशी कल्चर और परंपराओं को अपनाने की पूरी कोशिश की थी। वहीं अभिषेक भी अब अपनी पत्नी के देसी अंदाज को पसंद करने लगा था। कुछ दिन बाद, बेटा 1 महीना हो गया है तुम्हारी शादी को। मैं जानती हूं मैंने दबाव बनाकर तुम्हारी शादी नताशा से कराई। उस समय तो हम तुम्हारे दुश्मन ही नजर आ रहे होंगे। ये फैसला जितना तुम्हारे लिए मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे पापा और मेरे लिए कठिन था। लेकिन बेटा, शादी के फैसले ना ऐसी ही भावनाओं में बहकर नहीं किए जाते। मैं जानती थी अंग्रेज लड़की से शादी करते तुम तो तुम्हारी शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाती, क्योंकि तुमने बचपन से अपनी माँ को जिस तरह से रहते देखा है, तुम्हारी अंग्रेज बीवी से कभी तुम्हें वो नहीं मिल पाता। एक मासूम बच्ची को इंडिया से अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। मैं जानती थी रोज से तुम प्रेम नहीं करते, वो महज एक आकर्षण था। आप ठीक कह रही हो मम्मी, रोज को मैं डेट तो कर रहा था, लेकिन मेरा शादी का कोई वादा नहीं था उसके साथ। आप लोग मेरी शादी किसी गंवार इंडियन लड़की से ना कर दो, इसीलिए मैं रोज से शादी करने की जिद पर अड़ गया। आप लोगों को नताशा से शादी के लिए हाँ बोलने से पहले मैंने रोज को शादी के लिए प्रपोज किया था। मैंने सोचा था अगर रोज शादी के लिए हाँ कर देगी तो मैं आपका ये बिजनेस, प्रॉपर्टी सब छोड़कर उसके साथ अपना घर बसा लूंगा। लेकिन रोज तो सीरियस ही नहीं थी, उसने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने भी नताशा से बेमन से ही शादी के लिए हाँ कर दिया। शादी के बाद मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तानी लड़कियां यहाँ की लड़कियों से कितनी अलग है। मैं उसे इग्नोर करता रहा, लेकिन वो मेरे करीब आने के लिए लगातार प्रयास करती रही। उसने अपने अंदर तमाम बदलाव किए ताकि वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है, अपनी ईगो को कभी बीच में नहीं आने देती। इससे ज्यादा मैं अपनी पत्नी से चाह भी क्या सकता हूँ। आपका डिसीजन एकदम सही था मम्मा। देर से ही सही, लेकिन मुझे नताशा से शादी करने के फैसले पर बहुत गर्व है। तो वही कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और इस तरह नताशा और अभिषेक की इस कॉम्प्लिकेटेड मैरिज को नताशा अपने प्यार और समर्पण से एक हैप्पी मैरिज में बदल देती है। कहते हैं भाभी माँ समान होती है, और गुंजन को बड़ी भाभी ने हमेशा उसे एक माँ से बढ़कर प्यार किया। लेकिन वहीं उसकी छोटी भाभी उसके रास्ते का कांटा बनकर हमेशा उसकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी करती हैं। अपनी दोनों भाभियों के बीच अब गुंजन की जिंदगी किस तरह कटती है, चलिए देखते हैं। पापा प्लीज मान जाइए ना, आप जानते हैं कि मैं हमेशा से फैशन डिजाइनिंग पढ़ना चाहती थी। प्लीज मुझे फैशन डिजाइनिंग पढ़ने दीजिए ना। देखो गुंजन, मैंने तुझे 12वीं तक पढ़ा दिया, यही तेरे लिए बहुत है, वरना हमारे खानदान में किसी ने अपनी बेटी को इतना भी पढ़ाया लिखाया नहीं है। पापा आप समझते क्यों नहीं, वो जमाना कुछ और था और आज का जमाना कुछ और है। मैंने एक बार मना कर दिया ना, अब मुझे इस बात पर और बहस नहीं चाहिए। मम्मी प्लीज आप भी पापा को कुछ समझाइए ना। भला मम्मी जी पापा जी को क्या समझाएंगी, पापा जी ठीक ही तो कह रहे हैं। और वैसे भी तुम फैशन डिजाइनिंग करके करोगी क्या? कल को शादी करके अपनी ससुराल चली जाओगी, वहां तुम्हारी ये फैशन डिजाइनिंग कोई काम नहीं आएगी। खामखा पापा जी का पैसा बर्बाद मत करवाओ तुम। अरे इसमें भला पैसा बर्बाद होने वाली क्या बात है? और हमारे पास पैसे की कमी है क्या? इतनी प्रॉपर्टी है हमारी, लोग कमाते ही इसलिए है ताकि वो अपने बच्चों की जिंदगी बना सके। और ये क्या बात हुई कि कल को इसे शादी करके ससुराल जाना है तो ये अपने सपनों को पूरा ही ना करे। अगर गुंजन को फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करनी है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? थैंक यू भाभी, पूरे घर में एक आप ही हो जो मुझे समझती हो। तेरी भाभी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुझे आगे नहीं पढ़ाऊंगा। हमारे घर में कोई लड़की इतनी नहीं पढ़ी, मैं तुझे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं भेजूंगा। और आज के बाद मुझे तेरे मुंह से ये बात दोबारा ना सुननी पड़े। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं पापा। अरे भाई अब इसमें भला रोने वाली क्या बात है, ठीक ही तो कह रहे हैं पापा जी। तुम चुप करो रिया। और पापा जी अगर आप गुंजन को नहीं पढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, मैं अपने बलबूते पर गुंजन को आगे की पढ़ाई करवाऊंगी।
जिस तरह वो आपकी बेटी है वैसे ही मेरे लिए वो मेरी बेटी समान है। इसलिए अब आप हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलोगे। मेरी ननद को अगर फैशन डिजाइनर बनना है तो वो फैशन डिजाइनर जरूर बनेगी। लेकिन बहू। लेकिन कुछ नहीं पापा जी। अब गुंजन को कोई भी उसकी पढ़ाई से नहीं रोकेगा। आखिर मेरा भी उस पर कुछ हक है। थैंक यू सो मच भाभी। आंखों में आंसू लिए गुंजन अपनी बड़ी भाभी के सीने से जाकर लग जाती है। उन्हें देखकर उसकी छोटी भाभी चिढ़कर वहां से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? पापा मैं बस से कॉलेज आती जाती हूँ ना तो बहुत बार लेट हो जाती हूँ, मुझे स्कूटी दिला दीजिए ना। अरे बाकी लड़कियां भी तो बस से ही ट्रैवल करती हैं, तो तुम्हें बस से ट्रैवल करने में इतनी दिक्कत क्या है? जब से कॉलेज जाने लगी हो तब से तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए। इसमें तेवर बदलने की बात कहाँ से आ गई भाभी? ये आप क्या कह रही हैं? अगर आप किसी चीज में मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती तो इस तरीके से मम्मी पापा को मेरे लिए भड़काइए तो मत। ठीक है तो कह रही है तुम्हारी छोटी भाभी, बस से कॉलेज जाना है तो जाओ वरना घर में बैठो। गुंजन उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अगले दिन वो जैसे ही कॉलेज के लिए तैयार होकर घर से निकलती है तो आंगन में उसे एक स्कूटी दिखाई देती है। ये स्कूटी यहाँ पर कैसे आ गई? माँ जल्दी से यहाँ आओ। अरे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह इतनी जोर जोर से चीख रही है? ये देखो माँ, हमारे आंगन में ये स्कूटी किसकी है? मैंने कल पापा को स्कूटी के लिए बोला था, पापा ने मेरे लिए स्कूटी खरीदी है शायद, है ना? नहीं तो तेरे पापा ने तो तेरे लिए कोई स्कूटी नहीं खरीदी। तो फिर ये स्कूटी किसकी है? ये स्कूटी तुम्हारी है। ये मेरी है, इसका क्या मतलब? अब तुम इतनी भी बुद्धू नहीं हो। ये स्कूटी तुम्हारी है, तुम्हें चाहिए थी ना तो मैंने खरीद ली तुम्हारे लिए। चलो अब तुम आराम से इस पर कॉलेज जाओ जाओ जाओ। भाभी आप कितनी अच्छी हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो न जाने इस घर में मेरा क्या होता। ऐसे कैसे मैं नहीं होती? मुझे तो भगवान जी ने पहले से ही तुम्हारे भैया की किस्मत में लिख दिया था। भाभी आई लव यू सो मच। लव यू टू मेरी गुड़िया। जा अब जल्दी से कॉलेज जा वरना लेट हो जाएगी। अरे हाँ, बाय भाभी, बाय माँ। शीतल बहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस घर में मैं तो गुंजन के पापा के आगे ज्यादा बोल नहीं पाती, लेकिन तुम मेरी बच्ची के लिए जो इतना सब करती हो, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। ऐसा मत कहिए माँ जी, इसमें भला एहसान कैसा? मैं जब इस घर में शादी करके आई थी ना तो गुंजन छोटी बच्ची ही थी। मेरे लिए वो मेरी ननद नहीं बल्कि मेरी बेटी ही है, और अपनी बेटी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन, पापा कल मेरे कॉलेज में सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी है, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पूछ रही है कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जबकि तू अच्छे से जानती है कि मुझे ये पार्टी वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है। उसके बाद भी तूने मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे की? अरे पापा जी, अभी तो सिर्फ इसने पार्टी में जाने की परमिशन लेने की हिम्मत की है, कल को न जाने ये किस किस चीज़ की हिम्मत करेगी। मैं तो आपको पहले ही मना कर रही थी, इससे कॉलेज मत भेजो। जब से कॉलेज जाने लगी है तब से इसके अलग ही पर निकल आए हैं। कॉलेज की एक फेयरवेल पार्टी में जाने के लिए तुम इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर सकती हो? गुंजन तुम्हारी ननद है, उसके बाद भी तुम्हें उसके बारे में ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? मुझे क्यों शर्म आएगी? शर्म तो कल आपको आएगी। हर बात में बड़ी हिमायती बनती हो ना इसकी। देख लेना, ये कल को तुम्हारी ही नाक कटवाएगी। जो आज इसके इतने पर निकल रहे हैं ना, जब कल को किसी लड़के के साथ भाग जाएगी तो आप सबकी आंखें अपने आप खुल जाएगी। बस बहुत हो गया भाभी, मैंने एक पार्टी में जाने के लिए क्या पूछ लिया, अब तो मेरे कैरेक्टर पर ही उंगलियां उठाने लगी। भगवान ने मुझे एक ऐसी भाभी दी है जो मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। और दूसरी भाभी, बस बहुत हो गया ड्रामा, मैं तुम्हें किसी पार्टी में नहीं भेजूंगा, जाओ अपने कमरे में। इतना सब सुनने के बाद तो पार्टी में जाने का मेरा मन वैसे भी मर चुका है, नहीं जाना मुझे कहीं भी। अरे रुको गुंजन, यहीं पर रहो। देखो शीतल बहू, आज तक मैंने तुम्हारी किसी बात में कोई दखल नहीं दी, लेकिन मुझे इस बारे में तुमसे कोई बहस नहीं करनी। पापा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि पार्टी से आने में उसे लेट हो जाएगा, आपको सेफ्टी रीजन से ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन रिया ने जो गुंजन के बारे में कहा, आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे सुन सकते हैं?
क्या आपको अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं है? जाने दीजिए ना शीतल भाभी, रिया भाभी मेरे बारे में इतना सब बोल गई, लेकिन पापा ने एक बार भी उनकी बात का विरोध नहीं किया। कोई परमिशन नहीं चाहिए मुझे। रुको गुंजन बेटा, मुझे माफ कर दो। शीतल बहू ठीक कह रही है। मैं तुम्हें पार्टी में जाने से इसलिए मना नहीं कर रहा था कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मैं तो बस इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि आजकल माहौल ठीक नहीं है। पापा जी, आजकल माहौल तो हर जगह का एक जैसा ही है, लेकिन अगर आपको अपनी परवरिश, अपनी गुंजन पर भरोसा है तो फिर चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है गुंजन बेटा, तुम पार्टी में चली जाना। और रिया बहू, तुम घर में थोड़ी सोच समझ कर बातें कर लिया करो। आज तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे से मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा। सॉरी पापा जी, इन दोनों की वजह से आज पापा जी ने मुझे सुनाया। बहुत शौक है ना इसे अपनी प्यारी ननद की अच्छी भाभी बनने का। देखो अब मैं कल घर में कैसा ड्रामा करती हूँ। गुंजन अगले दिन कॉलेज की पार्टी के लिए एक वेस्टर्न लॉन्ग ड्रेस पहनकर आती है। ओहो, पापा जी ने तुम्हें पार्टी में जाने की परमिशन क्या दे दी? तुम तो सर पर ही चढ़ गई। देख रहे हो ना पापा जी, ये पार्टी में कोई अच्छा सा सूट या साड़ी भी तो पहन कर जा सकती थी, लेकिन ना जी, इन्हें तो वहाँ फैशन झाड़ना है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि इसे वहाँ पर फैशन क्यों झाड़ना है। प्लीज़ भाभी, अब आप बहुत ओवर कर रही हैं। मैं आपकी इन बातों के लिए आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा आप बोलती जाओगी। अरे देखो देखो देखो, जरा कैसे जबान लड़ा रही है मुझसे। आज मुझसे जबान लड़ा रही है, कल को मम्मी जी पापा जी से भी जुबान लड़ाएगी। बस कर दे रिया बहू, खामखा बाप बेटी के बीच में आग लगाने का काम तो मत कर। एक तो मैं घर की भलाई सोच रही हूँ कि कल को ये समाज में हमारी नाक ना कटवा दे, और आप उल्टा मुझे ही बोल रही हो। अरे पूछो ना इससे क्यों पहनी है इसने ये वेस्टर्न ड्रेस, क्यों किया है इतना मेकअप? अच्छे कपड़े पहने ही थे तो मुझसे साड़ी मांग लेती। बात तो रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ये कैसी ड्रेस पहनी है तुमने? पापा, क्या आप भी भाभी की बातों में आ रहे हैं? ये ड्रेस घुटनों से लंबी है और पार्टी का थीम ही वेस्टर्न है, तो मैं पार्टी में साड़ी पहनकर कैसे जाऊंगी? और रिया भाभी को मैंने पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिखाया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि थीम वेस्टर्न है। उसके बाद भी ये जानबूझकर आपके सामने ऐसा कह रही हैं। मैं जानबूझकर क्यों पापा जी के सामने ऐसा कहूंगी? क्योंकि तुम्हें घर में आग लगाने में बहुत मजा आता है रिया रानी। या ऐसा भी तो हो सकता है गुंजन कि मेरी प्यारी देवरानी पढ़ना लिखना भूल गई हो, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि इनविटेशन कार्ड पर पार्टी की थीम वेस्टर्न लिखी है, वरना ये बेचारी तुम्हें थोड़ी ना कुछ कहती है ना रिया? ये सब क्या है रिया बहू? जब तुम सब कुछ पहले से जानती थी तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम आए दिन गुंजन को मुझसे डांट पड़वाती हो। शीतल बहू सही कह रही है, पता नहीं तुम्हें घर में लड़ाई करवाने में क्या मजा आता है। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। गुंजन के पापा थोड़े पुरानी विचारों वाले थे, इसलिए वो हमेशा रिया की बातों में आ जाते थे। लेकिन रिया को आज फिर से सबके सामने उनसे डांट पड़ गई। अब तो उसका पारा हाई हो गया। वो शाम के समय बाजार में घूमने निकली और तभी उसकी नजर पड़ी गुंजन पर, जो एक लड़की के साथ वहां पर बैठी थी। अरे अरे अरे, ये तो मेरी प्यारी ननद जी है। इस पर शक तो मुझे पहले से ही था कि ये जरूर कुछ ऐसा कर रही है, लेकिन आज तो मुझे इसके खिलाफ अच्छा खासा सबूत मिल गया। अभी इसकी फोटो क्लिक करती हूँ। आज तो घर पहुंचकर इसे पापा जी से ऐसा पिटवाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद करेगी कि किससे पाला पड़ा था। रिया घर पहुंचकर गुंजन के पापा को उसकी फोटो दिखाती है। फोटो में उसे किसी लड़के के साथ बैठा हुआ देखकर उसके पापा आग बबूला हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद गुंजन भी घर आती है। क्या बात है पापा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? गुंजन के ऐसा पूछते ही उसके पापा बिना कुछ कहे उसके मुंह पर एक जोरदार चांटा जड़ देते हैं। अगर पहले ही मैंने रिया बहू की बात मान ली होती तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। कौन है ये लड़का? पापा, वो पापा। क्या पापा पापा लगा रखा है? जल्दी बता, कौन है ये लड़का? ये विशाल है पापा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं आपको विशाल के बारे में बताने ही वाली थी। इससे पहले कि मैं तुझे और मारूं, अभी क्या भी चली जा मेरी नजरों के सामने से। मिल गई तुम्हें तसल्ली घर में कलेश करवा कर। अभी आप मुझे ही सुना रही हैं? जानती है ना आपकी लाडली ननद ने क्या किया? मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करवा दो,
वरना ये कल को न जाने क्या गुल खिलाएगी। तुम ठीक कह रही हो रिया बहू, मैं कल से ही इसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हो पापा जी? अभी तो गुंजन की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और आप एक बार विशाल से मिलकर तो देखिए, क्या पता वो अच्छा लड़का हो। कोई अच्छा लड़का नहीं है, वो अपनी आंखों से देखा है मैंने उसे, एक नंबर का लफंगा लग रहा था। और पापा जी आपको ना गुंजन के लिए रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने भाई के साथ उसकी शादी करवा दूंगी। मेरा भाई तो लाखों में एक है हीरा। दिया लेकर ढूंढने भी जाओगे ना तो भी आपको अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर तुम अपने घर पर बात करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ बुला लो। गुंजन के मम्मी पापा अपने कमरे से चले जाते हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया रिया, जानती हो ना तुम्हारी वजह से गुंजन की जिंदगी तबाह हो सकती है। मैं सब कुछ आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ और उसकी भलाई के लिए ही ऐसा कर रही हूँ। इसलिए आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। रिया हंसती हुई अपने कमरे में चली जाती है। इसकी हंसी के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छिपा है। जब इसे गुंजन एक फूटी आंख नहीं सुहाती तो आखिर ये अपने भाई की शादी उससे करवाना क्यों चाहती है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। रिया अपने कमरे में अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, तभी शीतल कमरे के बाहर छिपकर उसकी सारी बातें सुन लेती है। अरे माँ, आज तो मैंने पापा जी को अपने आटे में ले ही लिया। मैंने तो कितनी बार गुंजन को फंसाकर ये शादी की बात पर लाने की कोशिश की, पर वो शीतल दीदी हर बार आकर उसे बचा लेती थी। लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी बेटी ने इस बार बिल्कुल सटीक निशान लगाया है। बस एक बार गुंजन की शादी राजीव से हो जाए, उसके बाद तो हर जगह बस मेरा ही राज होगा। ये लोग तो दहेज में इतना पैसा देंगे कि आप और मैं मालामाल हो जाएंगी, मालामाल। और उसकी ननद होने के नाते घर में फिर मेरा भी अलग ही रुतबा होगा। अगर इन्होंने मुझे यहाँ कुछ कहा तो वहां तुम इसका जीना हराम कर देना। एक बार बस की शादी हो जाने दो, इसके बाद तो ऐश ही ऐश है। बात बोलती है ना ये शीतल मेरे सामने, इसकी तो जुबान भी नहीं निकलने दूंगी फिर मैं। एक बार इनकी बेटी की डोर तुम्हारे हाथ में आ जाए ना, उसके बाद तो उसे मोहरा बनाकर ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। इन सबको तो मैं तिनकी की तरह निकाल कर घर से फेंक दूंगी। अच्छा, तो ये बात है। पर कोई बात नहीं देवरानी जी, अगर आप शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। आपकी सारी बातें मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। अभी जाकर पापा जी को सब बताती हूँ। मेरी ननद की जिंदगी खराब करने चली थी ना, अब देख क्या होता है। शीतल जल्दी से अपने सास ससुर के पास जाकर उन्हें रिया की रिकॉर्डिंग सुनाती है। तभी वहां पर उसका पति हिमांशु और देवर राहुल भी आ जाता है। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर तो उन सभी के होश ही उड़ जाते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिया इस हद तक गिर सकती है। इसकी इस हरकत के लिए मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। रिया अभी के अभी यहाँ पर आओ। अरे ये राहुल जी इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? भैया को क्या हो गया? वो तो कभी इस तरह जोर जोर से नहीं चिल्लाते। चलकर देखती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकती हो। अगर शीतल भाभी ने तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं की होती तो तुम्हारी सच्चाई तो कभी हमारे सामने आती ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों की इतनी भूखी हो। अगर आज तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने नहीं आती तो तुम तो मेरी बहन की जिंदगी ही बर्बाद कर देती, और कुछ सालों बाद हम सब की। राहुल जी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। बंद करो अपना ये ड्रामा, बहुत हो गया। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे माफ कर दे कुंचन बेटा, मैंने रिया बहू की बातों में आकर बहुत गलत किया। अगर शीतल बहू हमारे सामने सारी सच्चाई नहीं ले आती तो मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। मुझे माफ कर दे बेटा। पापा प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए, बट प्लीज आप मेरी शादी विशाल के अलावा किसी और से मत करवाइएगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ पापा जी, आप एक बार उसके परिवार से मिल तो लीजिए, बाकी सब फिर जैसा आप चाहें। ठीक है बेटा, उन्हें कल घर बुला लो। अपनी घिनौनी हरकतों और साजिशों की वजह से रिया सबसे अपने रिश्ते खराब कर बैठती है। उसका पति राहुल भी फिर कभी उससे उस तरह प्यार नहीं कर पाता। वहीं अपनी बड़ी भाभी के सपोर्ट से गुंजन अपने पापा को विशाल से शादी के लिए मना लेती है और शीतल अपनी लाडली ननद को खुशी खुशी उसके घर से विदा करती है।